तो भाई लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आज के और एक नए वीडियो के अंदर। मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर का मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मांगवा में अब तक जितने भी चैप्टर आए हैं वो सारे ही मस्ट है। तो बिना किसी देरी किए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके के खूबसूरत व्यू को दिखाया जाता है जो होता है सांगसुआंग कॉन्टिनेंट का यूंग किंगडम का क्वीन है सिटी। हमें लोगों के बातों को सुनाया जाता है वहाँ के लोग कह रहे होते हैं कि हे तुमने सुना क्या, उसी शक के बसे हुए लोग क्वीन है सिटी में अपेयर हुए हैं। हाँ मैंने सुना। ये डिमोनिक कल्टीवेटर अपने कल्टीवेशन आर्ट को यूज़ करने के लिए लिविंग बींग्स के ब्लड और फ्लैश का यूज़ करता है। हम कॉमनर्स उनके हंटिंग टारगेट्स है। कितना ब्रूटल है वो लोग। डोंट वरी, रिसेंटली बहुत सारे राइटियस कल्टीवेटर आए हैं, वो ज़रूर ही उन सबको कैप्चर करेंगे। ये डिमोनिक कल्टीवेटर ख़त्म हो जाना ही डिजर्व करते हैं। फिर हमें एक टोपी पहने हुए बंदे को दिखाया जाता है जो इन सब के बातों को सुनते हुए जा रहा होता है। यही अपना एमसी है। फिर अपना एमसी पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि देखने से लग रहा है कि ये प्लेस और सेफ नहीं है मेरे रहने के लिए। हमें अपने एमसी के बारे में दिखाया जाता है। उसका नाम होता है सुसुआंग, जो कि उजी से का फॉर्मर इनर डिसेबल है। फिर अपना एमसी कहता है कि इन बीते सालों में छुपते हुए रहना, किसी राइटियस कल्टीवेटर हंट ना कर ले, एक टाइम ट्रेवलर के लिए ऐसे रहना कितना शेमफुल है। इस सांगसोंग कॉन्टिनेंट में मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है और मेरा कल्टीवेशन एप्टीट्यूड भी मीडियोकर है। थोड़ा एफर्ट्स लगाने के बाद मैंने मैनेज कर लिया इस यू किंगडम के सबसे लार्जेस्ट सेक्ट ऊजी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। मैं अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हर दिन सेक्ट के टेक्निक को प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मेरे प्रैक्टिस करने के टेक्निक्स है गू वर्म्स, पॉइजनस आर्ट, डिस्गसेस और क्रॉप्स पपेट। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने के बाद मैं फाइनली क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में पहुँच गया। बस एक स्टेप बाकी था एल्डर्स का पर्सनल डिसेबल बनने के लिए। उसी समय इस क्रिटिकल मोमेंट के टाइम पे उजी सेक्ट का फर्स्ट एंसेस्टर अपने कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ हो गया और उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर पास मेजर राइटियस सेक्ट यूंग किंगडम का उजी सेक्ट को डिमोनिक सेक्ट बोल के सभी लोगों ने एक साथ हमला कर दिया और उजी सेक्ट के एल्डर्स, लीडर्स और डिसेबल्स लगभग सभी लोग मारे गए। जो भी वहाँ पे पायलट सरवाइव कर गया राइटियस सेक्ट के द्वारा हंट हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ तो ये है कि जो मैं ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेशल चीज टेक्निक यूज़ करता हूँ, इस टेक्निक को लर्न करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड फ्लैश लगते हैं और मेरे गू वर्म्स को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड और फ्लैश खिलाना पड़ता है। अगर मैंने टाइम पे रिसर्च को ऑब्टेन नहीं किया तो एक बहुत बुरा ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है मेरे पर, या तो मैं मर भी सकता हूँ। फिर अपना एमसी को इस तरीके से सीखने लगता है आउ आउ। फिर वो मन में सोचता है कि मेरी बॉडी अब ब्लैकलिस्ट से सामना कर रही है। इस टाइम में मैनेज कर पाया हुए एक सरवाइव किए हुए जूनियर ब्रदर को कांटेक्ट करने का, उससे मैं कुछ रिसोर्स खरीदने वाला हूँ। होपफुली ये मेरे अर्जेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। फिर अपना एमसी एक बंदे के पास आ जाता है और वो बंदा कहता है कि चूसोंग सीनियर ब्रदर, तुम आखिरकार आ गए। सीनियर ब्रदर तुम ठीक नहीं दिख रहे हो, क्या तुम ठीक हो? फिर अपना एमसी कहता है कि हे लियोंग, क्या तुम वो सब सामान ले आए? सीनियर ब्रदर तुम सच में ब्रेव हो, तुम अभी भी सेक्ट के डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ये डिमोनिक बीच का ब्लॉक बीच 5 मेजर राइटियस सेक्ट से डिस्कवर हो जाते तो अभी ये पूरी तरीके से मरने का संकेत हो जाता। ये राइटियस सेक्ट वाले हमें ऐसे ही छूटे छूटे सांस लगाकर हमला कर दिए थे। हम अभी ऑलरेडी मरने के कगार पर है। कुछ भी हो, हम डिमोनिक आर्ट प्रैक्टिस करें या ना करें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सीनियर ब्रदर सुचुआंग, मैं इतना ज़्यादा सोच नहीं सकता। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि इन सब रिसोर्सों को ऑब्टेन करना इजी नहीं था। तुमने हार्ड वर्क किया है। ब्लड बीच अच्छे क्वालिटी का है। ये रखो 10 लो ग्रेड स्पेशल स्टोन, जैसा कि प्रॉमिस किया था। फिर अपने एमसी को दूसरों के बातें करते रहने के बारे में सुनाई देता है, जो सब लोग कह रहे होते हैं कि ये नेट को क्लोज करने का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। अपना एमसी शॉक हो जाता है ये बातें सुनकर। फिर वो अपने सुनने की एबिलिटी को 2 गुना कर लेता है। उसे कैच करने के बाद मेक श्योर करना कि उसे ठीक से सर्च करें।
उसकी वेल्थ बहुत ज़्यादा लग रही है। उसी का ट्रेटर को यूज करके सब कुछ निकाल लेंगे। उसके सारे रिसोर्स जल्दी ही हमारे होने वाले हैं। फिर अपना एमसी कहता है कि इन डिमोनिक सेक्ट के मेंबर्स को खालो धर देना चाहिए और उनके टेंडन्स को एक्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। ऐसे ही उनके पास जो सब भी है वो सब खत्म हो जाएगा। जूनियर ब्रदर, तुम्हें पता है ना कि मुझे भी ब्लड स्पिरिट पिल चाहिए। मेरे पास थोड़े से हैं, बट वो सब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के कल्टिवेटर्स हीलिंग के लिए यूज कर चुके हैं। सीनियर ब्रदर, तुमने क्या अंकल लुई और बाकी सबको ढूंढ लिया? वो सब मत पूछो जो कि तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट पिल है तो जल्दी से निकालो। ब्लड स्पिरिट पिल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सीनियर ब्रदर, क्या तुम अफोर्ड पकड़ पाओगे? तुम मुझे अंकल लुई के पास क्यों नहीं ले चलते हो? अगर मुझे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का कल्टीवेटर प्रोटेक्ट करेगा तो मैं तुम्हें फ्री में ही ब्लड स्पिरिट पिल दे दूंगा और साथ ही साथ मीट ग्रेड का स्पेशल चुन दे दूंगा। फिर वो बंदा अपने एमसी को एक मीट ग्रेड का स्पेशल स्टोन निकाल के दे देता है। एक मीट ग्रेड का स्पेशल स्टोन लो ग्रेड के 100 स्पेशल स्टोन के बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर मैं कंसीडर करूँगा तुम्हारी सिंसियरिटी को। ही। ओरे भाई लोग, हेलियम तो स्केच चला गया है। मुझे लगता नहीं था कि आज इतनी बड़ी मछली पकड़ी जाएगी। अगर हमने और एक फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर को पकड़ लिया तो हमें बहुत रिवॉर्ड मिलेंगे सेक्स से। अगर हमने उन लोगों को पकड़ लिया तो ये आइसोलेशन में कल्टीवेशन करने से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और एमसी का जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर, ये तो सच में एक अंडरग्राउंड पैसेज है। ये एक स्मॉल कोर्टयार्ड में एक अंडरग्राउंड पैसेज, ये तो सच में फ्लॉलेस है। सीनियर ब्रदर, वैसे हमें और कितना चलना पड़ेगा? हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जूनियर ब्रदर। हाउएवर, तुम अगर जल्दी में हो तो तुम्हें क्यों ना एक राइड दे दो ब्रदर। फिर दरवाजा तोड़ के खाऊ करके निकल के आता है बंदा। हाँ हाँ, ये तो हेलियंग है। अंडरग्राउंड सुसंग और ली जंगसंग दोनों है अंडरग्राउंड में। मेरे बारे में चिंता मत करो, उन सब लोगों को जल्दी पकड़ो। हे जल्दी जाओ भाई लोग, उन सबको मार दो। चलो चलो जल्दी चलो। ये क्या है? अंकल मॉन्स्टर, यहाँ पे तो एक सूखा हुआ क्रॉप्स है। ये तो काफी ज्यादा क्रूएल है। इसके मुंह का स्किन निकाल लिया गया है इससे। ए रुको, ये तो हेलियंग है। वो बाहर का बंदा सुसोंग है। जल्दी जाओ और उसे पकड़ो, वो हमें बुद्धू बनाया है। फिर हमारा और एक बार सीन चेंज हो जाता है और अभी यहाँ पे कुंग है सिटी के बाहर के सीन दिखाया जाता है। हे, ये ह्यूमन स्किन का बनाया हुआ मास्क पहनने बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। भला हो इस वर्म का। इसके वजह से मैंने डिटेक्ट कर लिया कि क्या कह रहे हैं लोग और मैंने एडवांस में ही तैयारी कर ली और हेलियन के धोखेबाजी के बारे में पता चल गया। अब तो एस्केप कर लिया, पर मैं ज़िंदगी भर के लिए एस्केप नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? राइटियस पाथ में चेंज हो जाओ क्या? ना, ऐसे पाथ चेंज करने से मेरा पूरा कल्टीवेशन ही ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ब्लैकलेस लगेगा। और एक बात, मेरे एप्टीट्यूड के साथ मैं अगर राइटियस टेक्निक प्रैक्टिस भी करूँगा तो मैं मरने से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल में नहीं पहुँच पाऊँगा। ओनली डिमोनिक गार्ड्स ही, इसमें लो एप्टीट्यूड होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। इस ऑर्डिनरी एप्टीट्यूड के साथ मेरा एक छोटा सा होप है इमोर्टेलिटी पाना। मेरे इस डिमोनिक पाथ में ही कंटिन्यू करना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमना एमसी कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा वो फर्क नहीं पड़ता है, बट आज का दिन एक बहुत ज़्यादा अच्छा दिन था। मैं हेलियन का स्पेशल पावर ऑब्जर्व भी किया और उसके साथ साथ उसकी चीज़ें भी मिल गई। और अनएक्सपेक्टेडली इस ट्रेटर हेलियन के पास एक उजी सेक का मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट भी है। इस आर्टिफैक्ट को कहा जाता है कि ये एक बियॉन्ड रियलम के बैटलफील्ड से आया है। ये एक एक्सट्रीमली हाई ग्रेड का आर्टिफैक्ट है। इस आर्टिफैक्ट को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल पावर और फिजिकल कॉम्पेटेबिलिटी भी चाहिए। इस आर्टिफैक्ट को यूज़ करने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी जब सेक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। अगर मैं सोचूं तो शायद से मैं इस रियलम से भी बियॉन्ड से आया हूँ।
ये एक एक्सपेंशन हो सकता है मेरे लिए। फिर एमसी अपने ट्रेजर को कुछ करने लगता है और फिर वो ट्रेजर ये क्या हो रहा है? हाँ, जब मैं पिछले दुनिया में था तब के ये तो एक पोस्ट एपोकलिप की मूवी जैसा लग रहा है। ये क्या एक इल्यूजन है? वाह वाह! फिर अपना एमसी मिरर के अंदर घुस जाता है और एमसी कहता है कि अबे ये क्या हुआ? मैं क्या मिरर के अंदर स्टक हो गया? ये सच में क्या एक वर्ल्ड है? ये वर्ल्ड ऐसा कैसे बन गया? क्या हुआ था इसमें? वॉर, प्लेग, एलियंस, इन्वेशन। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे एक सर्वाइवर मिल जाए जिससे कि मैं सिचुएशन का पता लगा सकूँ। मुझे नहीं लगता कि ये वो अर्थ हो सकता है जहाँ पे मैं पिछले जिंदगी में था। ये क्या? और थैंक गॉडनेस, मुझे फाइनली एक लिविंग पर्सन मिल गया। फिर वो बंदा घूम के देखता है। फिर अपना एमसी, ओए बेन के लोड़े, ये क्या है? उड़े माँ की आग, ये तो ज़ोंबी है। फिर अपना एमसी ब्लड स्टील थ्रेड से अटैक कर देता है उनके ऊपर। ये जो अपने एमसी के पास है वो गू वर्म्स है। ये एक झूठा इल्म है। इसकी फिजिकल बॉडी ऑर्डिनरी पर्सन से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेस्ट के गू वर्म के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये ब्लड स्टील थ्रेड्स ज़ोंबी के फ्लैश को डाइवोर करना चाहता है। हाँ सही है, ये ज़ोंबी मूव कर सकता है। इसे लिविंग बीइंग में ही काउंट करना चाहिए। इस ज़ोंबी के फ्लैश को यूज़ करके मेरी टेक्निक को कल्टीवेट कर पाऊंगा क्या? हो, ये तो सच में वर्क करता है। देखने से ये लग रहा है कि तुम्हें ये फ्लैश अच्छा लगा। तो ऐसी बात है, अब से मुझे कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे डिमोनिक आस्ट को कल्टीवेट करने के लिए और गो वर्म्स को फिट करने के लिए। ये सिटी नहीं, ये एंटायर प्लेनेट मेरा रिसोर्स पूल है। ये तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए जन्नत है। और इन ज़ोंबियों को मारना हेवन के जस्टिस के खिलाफ जाना नहीं होगा। ये मेरे मैरिज को रिड्यूस नहीं करेगा। इससे मुझे कोई भी हेवनली पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब मैं बिना सोचे समझे अपने डिमोनिक कल्टीवेशन के आर्ट्स के पावर को बढ़ा सकता हूँ। अब मैं इमोर्टलिटी के पाथ में भी चल सकता हूँ। मैं अपने पिछले लाइफ में ऐसा तो कभी भी सोच नहीं सकता था। द ग्रेट पाथ ऑफ इमोर्टलिटी। तो इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। तो बाय बाय। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में एमसी बोल रहा होता है कि हाँ, इसने इतने शॉर्ट टाइम के अंदर क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल से 5th लेवल में ब्रेक थ्रो कर लिया। ये प्लेस सच में डिमोनिक कल्टीवेटर के लिए एक सेक्रेट लैंड है। कुछ भी हो पर खुद से ही ज़ोंबियों को मारना और उसके ब्लड को ड्रेन करना, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ट्रबलिज्म है। इस टाइम पे मुझे कुछ क्रॉप सोपेट को बना लेना चाहिए जो कि मेरे लिए काम कर सके। ये सब तो बुद्ध है, बेकार हड्डियों का ढांचा है यार। एक क्रॉप पपेट को रिफाइन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए और डीप रेजिस्टेंस चाहिए। ये सारे ज़ोंबीज तो बेकार है मेरे लिए। ये तो एकदम हड्डियों का ढांचा है। मैं इस जगह को टेम्पोरेरी बेस के तौर पे यूज़ करूँगा। इतने बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर मैं सूटेबल टारगेट्स को ज़रूर ढूंढ पाऊँगा। ब्रदर हुआ, प्लीज़ मेरी मदद करो। ब्रदर हुआ, तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं ज़ोंबियों को डिस्ट्रैक्ट करूँगा और रिसोर्स को गैदर करूँगा तो तुम मुझे रिस्क्यू करोगे? ब्रदर हुआ, मेरी मॉम और सिस्टर को मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ नहीं मर सकता। ओह ऐसी बात है क्या? मैं भूल गया था तुम्हें एक बात कहने के लिए। तुम्हारी मॉम पिछले दिन ही मर चुकी है। स्पिरिट हाउंड गैंग 7 साल की बुढ़ी वुमेन पे मेडिसिन वेस्ट नहीं करती है। क्या तुमने क्या कहा? थैंक्स, तुमने अपने लाइफ को रिस्क में लेके ज़ोंबियों को दूर किया है। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी सिस्टर को गुड केयर करूँगा। तांग हूँ, तुम इसके लिए पे करोगे? यहाँ पे एक ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो रिट्रीब्यूशन कर सकता है। इस वर्ल्ड का रूल है कि फिटेस्ट ही सर्वाइव करेगा। हे कौन है भा? तुम्हारी बॉडी सच में बहुत अच्छी है। एमसी के कहने से ऐसा लग रहा है कि कुछ गंदा काम करना चाहता है इस बंदे के साथ। इस बंदे की आउटफिट बहुत ज़्यादा अलग है। मैंने डांगो सिटी में इस तरह के पर्सन को रहते हुए कभी नहीं सुना। हे तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि तुम्हारा बॉडी एकदम परफेक्ट है मेरे क्रॉप्स पपेट की रिफाइनिंग मटेरियल बनने के लिए।
तुम सच में एक अच्छे सर्वेंट बनोगे। क्या तुम मौत देखना चाहते हो? ऐसे बोल के वो बंदा अटैक कर देता है एमसी के ऊपर। फिर अपना एमसी गू वर्म से अटैक कर देता है उसके ऊपर और उसका चाकू टूट जाता है। फिर वो बंदा शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि ये पर्सन अपने बॉडी से इंसेक्ट को निकाल सकता है। ये सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं इसका मैच नहीं हूँ। एक दिमागदार इंसान को पता है कि कब रिट्रीट करना चाहिए। मेरा ब्रदर इन लॉ जाओ है जो कि बॉस है स्पीड हाउंड गैंग का। उसके लिए मेरे को छोड़ दो। इवन कि तुम ये सप्लाई वाला बैग भी रख सकते हो। स्पिरिट हाउंड गैंग? मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना। तुम्हें नहीं पता? हम लार्जेस्ट ग्रुप है डंगो सिटी के। मेरा ब्रदर इन लॉ जाओ होंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। वो मुझसे भी 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रोंगर है। अगर वो सिर्फ तुमसे 10 टाइम्स ही ज्यादा ताकतवर है तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपना एमसी उस बंदे को पकड़ लेता है। फिर वो बंदा आ चिल्लाता है। फिर अपना एमसी उस बंदे को इस भट्टी के पास ले आता है। फिर अपना एमसी कहता है कि मेरे सीक्रेट टेक्निक को एक बार यूज़ कर लेने दो, तुम एक सॉलिड क्रॉप सोल्जर बन जाओगे। हे रुको रुको, मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है। तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? ओह ऐसी बात है क्या? तुमने तो खुद ही कहा था कि इस वर्ल्ड का लॉ है जो कि फिटेस्ट है वो ही सरवाइव करेगा। तुम्हारे जैसे लोगों को मारना मेरे कर्मा में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम क्रॉप्स रिफाइनिंग के लिए परफेक्ट हो। नहीं नहीं। फिर हमें क्रॉप सोल्जर के कल्टीवेशन के लेवल के बारे में दिखाया जाता है। पहले आता है क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज, फिर आता है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, फिर आता है कोर फॉर्मेशन, फिर आता है अपना नॉन चेन सोल स्टेज। डिफरेंट रिफाइनिंग मेथड के साथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है। मुझे जो पता है वो डायमंड क्रॉप्स रिफाइनिंग मेथड है जो कि मैंने क्रॉप्स पपेट शेक्स से सीखा है। इस मेथड से क्रिएट किए गए क्रॉप्स को बुलेट और ब्लेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को पोजेस करता है और क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेटर को भी टक्कर दे सकता है अगर ये फुल्ली रिफाइन हो गया तो। फिर अपना 3 दिन के बाद दिखाया जाता है। उस कटोरी से एक हाथ निकल के आता है और वो बंदा निकल के आता है। वो चिल्लाता है हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे फर्स्ट क्रॉप रिफाइनिंग ही एक सक्सेस होगा। फिर अपना एमसी एफ्राइसल बोल के एक टावर को निकल के लाता है। यह होता है एक लो ग्रेड मैजिकल आर्टिफैक्ट, क्रॉप्स न्यूट्रिंग टावर। इसे घर के जैसा यूज़ कर सकता है, न्यूट्रिंग जैसा यूज़ कर सकता है और क्रॉप सोल्जर्स को रखा जा सकता है। मीडियम ग्रेड क्रॉप सोल्जर लेवल 2। नॉट बैड। मैंने पहली बार ही में इसे बना ही नहीं लिया। साथ ही साथ ये लेवल 2 का भी है। पर 2 इनेट चिल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2 स्पेल कास्ट करना इस क्रॉप सोल्जर को लेवल 4 तक पहुंचा देगा। ये अब खुद से ही लेवल 4 के क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेटर को रोक सकता है थोड़ी समय के लिए। लेवल 2 क्रॉप सोल्जर। चलो तुम्हें लिटिल टाइगर करके पुकारते हैं। बाहर जाओ और ज़ॉम्बी के फ्लैश को कलेक्ट करो। फिर वो क्रॉप सोल्जर वहां से चिल्लाते हुए चला जाता है। फिर वो क्रॉप सोल्जर दे दनादन मारने लगता है ज़ॉम्बी को। ये क्रॉप सोल्जर बिना किसी प्रॉब्लम के इस मॉल के सारे ज़ॉम्बीज को निकल सकता है। मुझे सिर्फ अब बैठे रहना है और रिवॉर्ड्स को लेना है। फिर क्रॉप सोल्जर एकदम फनी वे में जैसे कि वो ज़ॉम्बियों का शॉपिंग कर रहा है वैसे वो ले आता है ज़ॉम्बियों को। फिर वो एमसी के पास आते हुए कहता है कि ओह वेल डन। इसके जैसे असिस्टेंट के साथ मेरा कल्टीवेशन स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ेगा। मैं ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो बाद में तुम इन फ्लैशेस को खा सकते हो। ये तुम्हारे लेवल को बढ़ने में हेल्प करेगा। किसने सोचा था कि सेंगसुआंग कॉन्टिनेंट में बसते हुए आने के बाद इस वर्ल्ड में मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा जो कि लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही साथ मैं पिछले लाइफ के इन स्नैक्स को भी एंजॉय कर सकता हूँ। मैं तो इस ब्लड मिरर का शुक्रगुजार हूँ जो कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बाद ये ब्लड मिरर उसके फंक्शन को लॉस्ट कर गया। अब यार ये काफ़ी धीरे धीरे एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। एक दिन ना एक दिन ये रिस्टोर हो जाएगा। अगर मैं सेंगसोंग कॉन्टिनेंट में फिर से चला गया तो वहाँ के राइटर्स कल्टीवेटर मुझे हंट करने के लिए मेरे पीछे बढ़ जाएंगे। ये अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे ही रह के डिमोनिक आर्ट्स की कल्टीवेशन करूँ इस ब्लड मिरर के जैसा, जब तक कि सही समय नहीं आ जाता। फिर अपना एमसी उन ज़ॉम्बीज़ को ऊपर लटका देता है।
फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और डोंगू सिटी के होटाई होटल को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा काँप रहा होता है और एक दूसरा बंदा कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, तुम ढूंढ लोगे कि टांग हो के साथ क्या हुआ है आधे महीने के अंदर। फिर वो दूसरा बंदा, बॉस बॉस, ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है। ये होता है स्पीड हॉर्न गैंग का लीडर जाओ होंग। बॉस, मुझे पता चला है कि ब्रदर हाउ लिटिल रुनफा शॉपिंग मॉल के अंदर डिसअपेयर हो चुका है, पर वहाँ पे अभी काफी ज्यादा डेंजरस है। मेरे 2 बंदे जो वहाँ पे स्काउट करने के लिए गए थे ऑलरेडी मिसिंग हो चुके हैं। वहाँ पे जरूर ही कोई हाई लेवल का ज़ॉम्बी होगा, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। बॉस, सिर्फ आप ही एक हाई लेवल ज़ॉम्बी को हैंडल कर सकते हो। हाँ, तुमने सही कहा, ये मेरी गलती नहीं है। आफ्टर ऑल तुम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। पर मैं एक यूजलेस ऑर्डिनरी पर्सन को और ज़्यादा नहीं खिला सकता। फिर वो वुल्फ उस बंदे को खा जाता है। फिर ये बॉस दूसरे बंदे को कहता है कि जिंदा है तो मुझे उसको देखना है, अगर मर चुका है तो मुझे उसके क्रॉप्स को देखना है। हुआंग बाओ, हुआंग और ईयर हाई को ले आओ, चलो चलते हैं सियाओरन फेथ शॉपिंग मॉल। फिर हमें एक यहाँ पे कार को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ को टक्कर मारते हुए जा रहा होता है। फिर इस गाड़ी से स्पीड डॉग गैंग का लीडर निकलता है और उसके साथ 2 बड़े-बड़े डॉग्स भी होते हैं। फिर वो कहता है कि काफ़ी आश्चर्यजनक बात है, यहाँ पे इतने कम ज़ॉम्बीज़ क्यों है? तुम दोनों अंदर जाओ और सिचुएशन को चेक करो। फिर वो दोनों डॉग्स अंदर चले जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर वो लोग वहाँ पे अंदर चले जाते हैं और उन सबको बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड का स्मेल आता है। फिर वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी अजीब सी चीज़ें दिखती है। फिर वो इस सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा काम कौन कर सकता है भला। और फिर ये दूसरा वाला बंदा ये सब कुछ देखकर उल्टी करने लगता है और कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे तांग हो डिफीट हुआ हो। बॉस, अब हम क्या करें? फिर ये बॉस कहता है कि नो मैटर कोई भी क्यों ना हो इसके पीछे, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मेरे भाई को खुश करना और मुझे करना एक ही बात है। यह स्पिरिट डॉग गैंग उसे नहीं छोड़ने वाला जो भी ऐसा किया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और सांगसुआंग कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे अपना एमसी बाहर निकल रहा होता है और कहता है कि मैं वापस आ चुका हूँ। यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। फिर वहाँ पे और कुछ लोग आ जाते हैं जिसको देखकर एमसी सोचने लगता है कि ये शैंगन सेक्ट से है क्या फिर से? क्या ये सब अभी तक इतने ज़्यादा परसिस्टेंट है? फिर ये बंदा कहने लगता है कि सुसंग, तुम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने वाले बंदे हो। तुम पिछली बार अंकल शान से बच के निकल गए थे जिसके वजह से हमें पनिशमेंट मिला। लकीली हमने तुम्हारा हाइडेआउट पता कर लिया है, अब तुम हमसे बच के नहीं भाग सकते हो। फिर अपना एमसी कहता है कि ये थोड़े से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 5th लेवल के नोबडीज मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? कितना एरोगेंट बंदे हैं। शायद से यहाँ पे राइटर की गलती हो गई होगी। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का नहीं होना चाहिए, सर यूआई रिफाइनिंग का होना चाहिए। फिर वो सब अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और फिर अपना एमसी ब्लड स्टील थ्रेट नाम के एबिलिटी को यूज़ करता है जिससे कि वो उन सबको पकड़ लेता है। और फिर ये बंदा कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, क्या तुम यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पे नहीं थे? फिर अपना एमसी कहने लगता है कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है, मेरा कल्टीवेशन अब क्यूआई रिफाइनिंग के 6th लेवल पे पहुंच चुका है। ये इम्पॉसिबल है, तुम कैसे 3 दिनों के अंदर 6 लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकते हो? फिर अपना एमसी ये बात सुन के शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि 3 दिन, मैं तो वहाँ पे ब्लड मिरर पे एक पूरे महीने के लिए था, यहाँ पे सिर्फ 3 दिन बीते हैं। तो फिर तो ब्लड मिरर की दुनिया के अंदर इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा स्पीड में टाइम फ्लो करता है। वहाँ का एक दिन यानी कि यहाँ का 10 दिन। फिर अपना एमसी उन सबसे पूछने लगता है कि यहाँ पे और कोई है क्या? तुम्हारा अंकल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीरियड का वो आया है क्या? वो सब लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहने लगते। फिर ये देखकर एमसी तो तुम सब नहीं बताने वाले हो बोल के उन सबको कस के पकड़ने लगता है जिससे कि एक बंदा टुकड़ों में बच जाता है जिसको देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं और अपना एमसी कहने लगता है अगर तुम सब लोग मुझे ऑनेस्टली बताओगे तो मैं तुम सबको जाने भी दे सकता हूँ। फिर वहाँ पे ये बात सुनकर एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ही हैं जो तुम्हें पकड़ने के लिए आए हैं, यहाँ पे और कोई भी नहीं आया है। हम लोग सोच रहे थे कि हम तुम्हें पकड़ लेंगे इतने सब से ही, हम लोगों से बड़ी भूल हो चुकी है।
हमें जाने दो। ये बात सुनकर अपना एमसी कहने लगता है कि ओ ऐसा है क्या, तो फिर मुझे तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बोलकर अब सुसंग जो है उन सबको मार देता है और वो कहने लगता है कि तुम सब लोगों ने सच में विश्वास कर लिया था क्या? मैं एक सिर्फ कोल्ड ब्लडेड डिमोलिक कल्टीवेटर हूँ बेवकूफ़ो। मुझे जब पहले ब्लड मिनरल मिला था तो फिर मैं सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पे था और मेरे पास सिर्फ एक ही ब्लड थ्रेड था। पर अब मेरा कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 6th लेवल में पहुंच चुका है और मैंने ब्लड स्टील थ्रेड्स को ब्लड और फ्लैश खिलाते हुए उसने और एक स्किल भी एक्वायर कर लिया और मेरे पास एक 3rd लेवल का ज़ॉम्बी सोल्जर भी है ट्रम्प कार्ड पे तौर पर। अगर सैंगसोंग कॉन्टिनेंट के लोग मुझे देखेंगे इतने ज़्यादा स्पीड से कल्टीवेशन करते हुए तो फिर वो लोग तो ज़रूर ही सोचेंगे कि मैं एक जीनियस लेवल का कल्टीवेटर हूँ। पर मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरा लाइफ स्पैन भी 10 टाइम ज़्यादा स्पीड से जाएंगे उस वोल्ट में। मुझे जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा मेरे लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए। ज़ॉम्बी प्लेनेट में ये ब्लड फर्नेस तो इनएग्जॉस्टेबल है, पर क्रॉस रिफाइनिंग के लिए जो भी सब मटेरियल चाहिए होता है, स्पिरिचुअल प्लांट चाहिए होता है, वो सिर्फ यही कॉन्टिनेंट में मिलता है। ब्लड मिरर का एनर्जी रिकवर होने से पहले मुझे इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर हमें क्वीन सिटी का टाइपिंग मार्केट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हमारा एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि तो मैंने क्रॉस रिफाइनिंग के सारे मटेरियल जो है मैंने खरीद लिए हैं और मैंने थोड़ा सा रेयर ट्रेजर्स को भी कलेक्ट कर लिया है। पर सबसे ज़्यादा क्रूशियल चीज़ जो कि ऑर्डिनरी मार्केट में नहीं मिलते हैं, मुझे एक स्पेशल चैनल फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए। फिर वहाँ पे अपना एमसी को उस चीज़ को देखकर शॉक हो जाता है जो कि होता है ओजी सेक्ट का सिंबल विथरहेड बोन ग्रास। फिर अपना एमसी उस दुकान के पास जाते हुए उस दुकानदार को कहता है कि फिलोडाविस ये सीलिंग मेलन का कितना दाम है? ये दुकानदार 2 स्मॉल स्पिरिट स्टोन एग के लिए। फिर अपना के एमसी कहता है कि व्हाट द हेक, ये मेलन क्या गोल्ड से बना हुआ है क्या जो इतना दाम कर रहे हो? चारों तरफ देखो तो अब के समय में सीलिंग मेलन कहाँ पे मिलता है? ये सब ओजी सेक्ट के रुइन से निकाला गया है। तुम सोच रहे हो कि ये एक्सपेंसिव है, मैं भी वैसा ही सोचता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है कि मुझे एक अच्छा सा ढूंढ के दो। फिर ये बंदा कहता है कि ठीक है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर एमसी कहता है कि ये पका हुआ तो है ना? फिर ये बंदा कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि मैं कच्चे फ्रूट सेल करूँगा? फिर अपना एमसी कहता है कि मैंने तुमसे पूछा है कि ये मेलन पका है कि नहीं। फिर ये बात सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि अगर तुम और थोड़ा ज़्यादा हाई प्राइस पे करने वाले हो तो फिर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का जो कि मेरे वेयर हाउस में है। फिर वो दोनों साइड में हंस के होते हैं और फिर ये मोटा वाला बंदा कहने लगता है कि मैं क्या तुम्हारा नाम जान सकता हूँ फेलो डिसेबल? फिर अपना एमसी उसके सिर से टोपी को हटाते हुए सुस्वंग कहता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि तुम सच में सीनियर ब्रदर सू हो? मैं उसी सेक में तुम्हारे वाले बेस में ही एंटर हुआ था। मेरा नाम सेंग है। सीनियर ब्रदर भले ही मुझे जानते ना हो, पर मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ। वहाँ हमारे बेस से सिर्फ तुम ही थे जो कि इनर डिसेबल के लिए सिलेक्ट हुए थे, इसीलिए मैं आपको काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि सीनियर ब्रदर के साथ सीक्रेट कोड शेयर करूंगा। अंकल लुई और बाकी सारे डिसेबल जो है वो सब वू फैमिली के मैनर में छुपा हुआ है जो कि टाइपिंग मार्केट का मास्टर है। 3 दिन पहले जो तुमने ट्रेटर हेलियंग को मारा था ना, वो सभी को पता चल चुका है। फिर एमसी कहने लगता है कि 3rd एल्डर का डायरेक्ट डिसेबल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का अंकल जुई जेंगशुआंग वो अभी तक एलाइव है। उसका डिसीजन सच में ही सम्मानजनक है। कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि शेंगांग शेक उसे ढूंढ नहीं पाए। वो सब उनके डायरेक्ट टेरिटरी में ही छुपे हुए हैं। इसे कहते हैं हाइडिंग इन प्लेन साइट। फिर ये जूनियर ब्रदर सीनियर ब्रदर शू हमें ज्वाइन करो। ओजी सेक्ट के लोग साथ में रहने चाहिए सरवाइव करने के लिए। फिर अपना एमसी कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ कुछ चीज़ों को बाय करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ये बात सुनकर वो जूनियर ब्रदर निराश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम क्या बाय करने आए हो सीनियर ब्रदर? ये बात सुनकर अपना एमसी एक खतरनाक लुक के साथ कहने लगता है कि मुझे बाय करना है ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन।
ये बात सुनकर वो बंदा शॉक हो जाता है। ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स लार्ज स्केल में ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका सबसे कमज़ोर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन भी एक पूरे सिटी को ख़त्म कर सकता है। इसे आप क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज में होके भी यूज़ कर सकते हो। एक समय पे एक डिमोनिक पाथ का मास्टर एक सिटी के 3 लाख लोगों को मार के ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन यूज़ करके अपने बच्चे के लिए एक फाउंडेशन बिल्ड किया था, वो भी 100 दिनों के अंदर। वो ऐसा कांड कर चुका था जिससे कि उसको मरना ही था। उसके सेक्ट को कुछ दिनों के बाद राइटियस सेक्ट वालों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। फिर अपना एमसी सोचता है कि अगर मैंने इस फॉर्मेशन को जाके अपने ज़ॉम्बी प्लेनेट में लगा दिया तो फिर तो मुझे बहुत सारे मेरिट्स भी मिलेंगे। फिर अपना एमसी का जूनियर ब्रदर आके पूछता है कि सीनियर ब्रदर शू, आजकल जो 5 राइटियस सेक्ट के लोग हैं ना, वो स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डिमोनिक्स आर्ट्स को लेके। अगर आप इसको यूज़ करते हुए पकड़े गए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। फिर अपना एमसी कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारे पास ये है कि नहीं। फिर वो जूनियर ब्रदर कहता है कि हाँ मेरे पास है, पर बोलने के बाद ही यहाँ पे कट सीन आ जाता है। फिर हमें सीक्रेट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द उजी सेक्ट नाम के जगह को दिखाया जाता है। फिर हमें वहाँ पे 2 बंदे को दिखाया जाता है, जिसमें से एक जो बैठा हुआ बंदा है वो बोलता है कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन, हाँ वो एक है मेरे पास, पर मैं ये तुम्हें क्यों सेल करूँ, जो कि थोड़ा सा गुस्से से कह रहा होता है। फिर उसे ऐसा कहते हुए देख के उसका जूनियर ब्रदर थोड़ा सा मतलब चिंता में पड़ जाता है। फिर उसका हमें नाम दिखाया जाता है जो कि होता है सुमिंग, रैंक 11 इन द इनर सेक्ट ऑफ द ओजी सेक्ट, मतलब ओजी सेक्ट में वो 11 नंबर में है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है कि ओ, तो फिर इसके वजह से अपना जूनियर ब्रदर जो है वो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट कर रहा था मुझे बताने के लिए। इस बंदे के और मेरे बीच में पहले कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे जो कि रिसोर्सेस के बारे में थे। ये मुझे सफ़र करते हुए देखना पसंद करता है। पर इस बार फिर अपना एमसी अपने पास से एक पोटली निकलते हुए कहता है कि मैं सोचा था कि तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर वो जो बंदे होते हैं वहाँ पे वो सब दंग रह जाते हैं उसके हाथ में ब्लड पर्ल को देखकर। फिर एमसी का जूनियर ब्रदर कहता है कि इतने सारे ब्लड पर्ल, तुमने कितने सारे लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है इन सबको रिफाइन करने के लिए। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि मेरी सोचने की क्षमता के अनुसार इस बैग में जितने ब्लड पर्ल्स है उसको बनाने के लिए तुम्हें हज़ारों सोल्स की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। फिर ये लंबो वाला बंदा जिसका नाम वीव हुआ होता है वो कहता है कि तुमने इतने सारे ब्लड पर्ल्स को अचीव किए, वो भी इतने कठोर समय पे, मतलब तुम कितने ताकतवर हो यार, तुम तो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे शायद। और जूनियर ब्रदर का तो अब भी मुंह खुला का खुला ही था। फिर ये सुमिंग कहता है कि ये साला कमीना सुसुअंग, ये हमेशा मुझसे एक स्टेप आगे ही क्यों रहता है। फिर वो कहता है कि सुसुअंग, मैं मुझे 200 ब्लड पर्ल्स दो, मैं तुम्हें ये फॉर्मेशन सेल कर दूंगा। फिर अपना एमसी कहता है कि हाँ हाँ, तुम थोड़े से ज़्यादा ही लालची बन रहे हो। फिर वे हुआ कहता है कि एक बेसिक फॉर्मेशन का वर्थ सिर्फ 80 ब्लड पर्ल्स होता है मार्केट में, और उसके अलावा तुम अपने सेक्ट के मेंबर से ही इतना ज़्यादा लेना चाहते हो। इसके जवाब में सुमिंग कहता है कि भाई चला गया तेल लेने, उजी सेक्ट में जो सर्वाइवर बचे हैं उनमें से सिर्फ मेरे पास ही ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन है। तुम्हें अगर ये लेना है तो ले लो, अगर ये ऐसी अपॉर्चुनिटी और कभी नहीं मिलने वाला तुम्हें। फिर अपना एमसी कहता है कि सुमिंग, तुम गलत कर रहे हो, ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में जो है वो एकदम यूजलेस है, इसका वैल्यू पहले ही गिर चुका है, ये
वर्थलेस सा सामान है, पर ब्लड पर्ल्स ये नेसेसरी है। इसके बिना तुम कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब तुम मुझे बताओ किसको किसका ज़रूरत है। फिर सुमिंग कुछ कह नहीं पाता है। इसको सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, तुम 80 ब्लड पर्ल्स ही दे दो। मैं उसमें ही तुम्हें ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन दे दूंगा। एमसी इस बात को सुनने के बाद कहता है कि 60 ब्लड पर्ल्स दूंगा। फिर ये सुमिंग कहता है कि अबे बहन के, तुम ये प्राइस क्यों कम कर रहे हो? अगर तुम सेल नहीं करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अबे रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़े समय के लिए सोचने तो दो। फिर अपना एमसी और दाम कम कर देता है। अभी का प्राइस जो है वो 50 है। फिर ये सुमिंग जो है इतना ज़्यादा गुस्सा जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है 50 में डील डन करो। फिर अपना एमसी मुस्कराते हुए कहता है कि वाह, तुम्हें अच्छे डील करने आते हैं। एमसी अपने मन में सोचता है कि हाँ, अब ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन मेरा हो चुका है और यहाँ मेरे पास और भी ब्लड पल्स बचे हुए हैं। मैं इन सबको थोड़ा सा फेवर ही कर देता हूँ। फिर एमसी कहता है कि ब्रदर हुए हुआ, अगर तुम्हें ये ब्लड पल्स चाहिए तो तुम मेरे साथ स्पिरिट स्टोन्स में एक्सचेंज कर सकते हो। तुम मुझे स्पिरिट स्टोन्स दो, मैं तुम्हें ब्लड पल्स दे दूंगा। फिर वे हुआ कहता है कि थैंक यू जूनियर ब्रदर शो, हम अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, हमारे पास शॉर्टेज हो चुका है ब्लड पल्स की। अब इन सब चीज़ों का दाम का अनुमान लगाना भी मुश्किल हो चुका है। मैं तुम्हें मार्केट प्रीमियम और 30 स्मॉल स्पिरिट स्टोन्स ऑफर करना चाहूँगा इसके बदले। डील बोल के वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। मैं इन सब रिसोर्सेस को ले जाके अपने डूम्सडे प्लेनेट में अपना लेवल को जल्दी से बढ़ा पाऊंगा। फिर वे हुआ कहता है कि जूनियर ब्रदर शू, क्या तुम हमारे साथ नहीं रहने वाले हो? यहाँ अंकल लुई हमें अच्छे से ट्रीट भी करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी है। उसके प्रोटेक्शन से हम सेफ रह सकते हैं। ऐसे ही अकेले भटकने से तो यही अच्छा है ना। अपना एमसी मना कर देता है वहाँ रहने से। भाई मैं क्या कहूँ, मतलब इस मानहुआ में इतने सारे वो बेकार के चीज़ें लिखे हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं इन सबको चीज़ों को ऑप्शन नहीं बताने वाला हूँ यार। मतलब हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ बकचोदी चल ही रही होती है। यहाँ पे देखो, आप खुद से देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हर एक पेज में यार एमसी कुछ सोच रहा होता है, या तो कुछ बोल रहा होता है, सोच रहा होता है, बोल रहा होता है। मैं इन सब चीज़ों को आपसे कवर नहीं करने वाला हूँ, जो कि अननेसेसरी है। फिर अपना एमसी मन में सोचता है कि ये लुइस जो है ये एक एल्डर है और पावरफुल है। राइटियस सेक्ट वाले ज़रूर ही इसको ढूंढ रहे होंगे। इस लुई को निपटाने के लिए राइटियस सेक्ट वाले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के कल्टीवेटर भेजेंगे, जो कि मैं अभी जो पहले लड़के आया हूँ उनसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होंगे। फिर हमें किसी की आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है कि हे तुम सब वही रुको। फिर ये आर्मर पहने हुए बंदे को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हम एनगांग सेक्ट एल्डर के कहने पे यहाँ आए हैं। यहाँ वू फैमिली में ज़रूर ही वूजी सेक्ट के लोग छुपे हुए होंगे, जिसे कि हम ढूंढने आए हैं। तुम सब वू फैमिली के मेंबर हो या जो डिमोनिक सेक्ट के लोग हैं वो ही छुपे हुए बंदे हो? रास्ता दो, हमें यहाँ पे कुछ इंस्पेक्शन करना है। फिर वे हुआ कहता है कि वो सेंगहेंग सेक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं, और इनको देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक बंदा जो है वो 7th लेवल में है क्यूआई रिफाइनिंग के। फिर जूनियर ब्रदर कहता है कि अगर हम सारों मिलके भी इस पे अटैक करें तो भी हम इसके कोई भी मैच नहीं है यार। फिर अपना एमसी मन में सोचने लगता है कि मैं इसी चीज़ के बारे में तो सोचकर परेशान हो रहा था, अब तो ये सब आ भी गए। मैं यहाँ से तो आराम से भाग सकता हूँ, बट मेरे जो सेक्ट मेंबर्स है वो भाग नहीं सकते इनसे। मैं क्या कुछ करूँ? या फिर ऐसे ही सोचते ही वो सुसवंग कहता है कि फेलो डाओइस्ट, ये जो टोपी पहने हुआ बंदा है ना, वही है एक डिमोनिक कल्टीवेटर जिसका नाम सुसवांग है। फिर वो ऐसे कहते ही वहां से भाग जाता है। फिर वे हुआ उस पे गुस्सा करने लगता है। फिर अपना एमसी अपने सिर से वो टोपी को हटाते हुए कहता है कि तो ऐसा समय आ ही गया, बोल के वो अटैक करने के लिए चला जाता है और बोलता है कि जूनियर ब्रदर
वे और जूनियर ब्रदर सन, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं तुम सबको कवर करता हूँ। फिर अपना जूनियर ब्रदर कहता है कि सीनियर ब्रदर ध्यान से। फिर अपना एमसी उन सबको कहता है कि यहाँ से जल्दी चले जाओ, यहाँ पे अभी तक मेन फोर्स आया ही नहीं है, तुम सब जल्दी भागो और लुई अंकल को इन्फॉर्म कर दो कि जगह चेंज करने के लिए। ये सुनने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग चुके होते हैं और फिर ये जो एक आर्मर पे बंदा है जो आगे खड़ा है वो कहता है कि अबे उन सबको छोड़ो, उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस पे ही ध्यान दो, सुसंग, जो कि पिछले बार अंकल शनशी के हाथों से भाग निकल गया था। इसका सिर उन सब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर भी अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो दूसरों को बचाने के लिए। फिर अपना एमसी कहता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर सिर्फ प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स को देखते हैं, ना कि मार कुटाई। खैर, उन सब का जो लाइफ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा फ्यूचर में, तो मैं क्यों ना करूँ भला ऐसा। फिर आर्मर पहना हुआ बंदा कहता है कि तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से तुम्हारा तो कोई फ्यूचर नहीं है, तुम आज ही मरने वाले हो जो मेरे हाथों से। फिर अपना एमसी एक खतरनाक लुक देते हुए कहता है कि ओह ऐसा है क्या, बोल के वो उन सब पे अटैक कर देता है अपने गुआम से। आप देखो बैटल सीन्स। फिर इसे ये तलवार में लपेटे हुए देखकर कहता है कि ये साला गंदा वेनमस इंसेक्ट, अरे तुम दोनों भी अटैक करो ना यार, किस चीज को देख रहे हो। फिर वो दोनों भी अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमसी अपने पगोटा को निकालते हुए कहता है कि श्याहू। फिर वह एक लाल रोशनी से दो हाथ निकल के आते हैं, जिससे वो उन दोनों सोल्जर्स के सर को पकड़ लेते हैं, जिससे वो सोल्जर तड़पने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक अबेंडन हुआ कुत्ता है अपने दोस्तों का, फिर इसके पास इतना ताकत कैसे है। एमसी कहता है कि वाह कितनी हंसी आने वाली बात कही है तुमने, मैं एक डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, मेरे पास तो ट्रम्प कार्ड होंगे ही ना। फिर वो ज़ॉम्बी इन सोल्जर्स के सिर को फोड़ देता है और ये वाला जो सोल्जर होता है वो डर जाता है और एमसी कहता है कि ऑलराइट अब तुम्हारी बारी है, आई होप तुम्हारा स्टोरेज पाउच जो है मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें वू फैमिली सेपरेट रेजिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पे वही जो धोखेबाज बंदा है उसे भी दिखाया जाता है और ये एक इसका फेस नहीं दिखाया जाता है और ये कहता है कि क्या तुमने सुसवांग को वहाँ ही अकेले छोड़ दिया। फिर हमें इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और इसका ही नाम होता है लुई जेंगसिंग, जो कि एक एल्डर होता है इन सब के सेक्ट का। और ये कहता है कि खैर हम सब अब एक ही नाव पे सवार है, हमारा डिमोनिक सेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमारे पास अब और कोई अलग चॉइस नहीं है। फिर ये कमीना डिसेबल कहता है कि पर फिर भी सुसवांग तो एक टॉप 10 डिसेबल में आता था ना, हमारे इनर सेक्ट का, वो मददगार साबित हो सकता था। और एक बात, हम सबको एक साथ काम करना चाहिए, आप देख रहे हो ना कितना साथ रहा है ये साला कमीना। फिर उनका एल्डर डिसेबल कहता है कि अबे हमारे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए, एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल का कल्टीवेटर हमारी तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये मुझे ढूंढने के लिए आया है। फिर ये एल्डर की बात सुनकर वो सब डिसेबल लोग कहते हैं कि हम भी आपके साथ ही रहेंगे और आपके साथ ही लड़ेंगे अंकल। फिर ये एल्डर कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लोगों का कल्टीवेशन काफ़ी कम है, तुम्हारे इस कल्टीवेशन लेवल को देख के अगर तुम सब यही रुक गए ना तो मेरे लिए तुम और भी ज़्यादा दिक्कत खड़ी करोगे, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इन सब को रोकता हूँ, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से सेफली निकल लो। फिर यही बात सुन के उनके डिसेबल जो है वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे एल्डर को ढूंढते हुए एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि लुई जूसोंग, तो फिर तुम यहीं पे छुपे हुए थे और तुम अब ऐसे समय में भी इन डिमोनिक चूहों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। डोंट वरी, मेरे लोग जो है वो क्विंग ही सिटी को पूरी तरीके से सील कर चुके हैं, अब यहाँ से कोई भी बच के
बाहर नहीं निकल सकता। फिर हमें इन सबको दौड़ते हुए दिखाई जाता है। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि अब हम कहाँ जाए, हम किस तरफ भागे। वे हुआ कहता है कि अंकल लुई ने जो सिखाया था वो याद करो। उसने कहा था कि सबसे ज्यादा जो डेंजरस प्लेस होता है वही सबसे ज्यादा सेफेस्ट होता है। हम ताइपा आइलैंड की तरफ वापस जाएंगे। एनिमी सोच भी नहीं पाएगा कि हम वहाँ पे वापस जा रहे हैं। और मुझे श्योरली लगता है कि वहाँ पे गार्ड्स नहीं होंगे। फिर ये बात सुनकर कमीना वाला बंदा कहता है कि और हम सुसुआंग के कोफ्स को भी कलेक्ट करके जाएंगे। फिर जैसे ही वो सब उस जगह पे पहुंचते वो सब दंग रह जाते हैं उन सबको देख के और कहने लगते हैं कि ये सब बॉडीज तो उन से के कल्टीवेटर्स की है ना। क्या इस क्वीन सिटी में ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे चीजें कर सकते हैं। फिर ये मोटा जूनियर ब्रदर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये सुसुआंग हो। सुमिंग इस बात को सुनकर उसे कहने लगता है कि क्या तुम बेवकूफ हो। इनके बॉडीज को तो देखो। इनको देख के लग रहा है कि इन सबको 8 लेवल क्यूआई रिफाइनिंग लेवल के कल्टीवेटर ने मारा है। वो तो ये सब कर ही नहीं सकता। फिर वे हुआ कहता है कि इन सब पर ध्यान मत दो। एनिमी मर चुके हैं, इसका मतलब है कि वो सब और अटैक करने वाले हैं। जल्दी सभी लोग भागो जल्दी यहाँ से। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और बताया जाता है कि 5 दिन बीत चुके हैं और ये बाइमिंग माउंटेन है सिटी के बाहर। फिर वहाँ पे ये जूनियर ब्रदर कहता है कि अंकल लुई वापस आ चुके हैं। उनको देखकर बाकी सभी लोग कहने लगते हैं कि अंकल जी, अंकल जी के घाव को जल्दी से जल्दी ट्रीट करो। फिर वो कहने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ, ये सब इंजरीज नेसेसरी थे बस के भागने के लिए। पर देखो तो तुम सबको, सिटी तो इतना ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में था पर फिर भी तुम सब वहाँ से एस्केप कर पाए। फिर वे हुआ कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्ट का। हम जिस रास्ते से आए थे वहाँ पे कोई भी बाधाएं नहीं थी। वहाँ पे जो 3 एनिमीज था ना वो वहाँ पे मिस्टीरियस तरीके से उन सब की मौत हो चुकी थी। ये बात सुनकर अंकल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ओह ऐसा है क्या। क्या ऐसा हो सकता है कि वहाँ से कोई मास्टर गुजर रहे थे और उसी ने उन सबको ऐसा कर दिया हो। और सुसुआंग का क्या हुआ। वे हुआ कहता है कि हमें पता नहीं चला, हम बहुत जल्दी में थे। हमने जूनियर ब्रदर को खोजने की कोशिश नहीं की। फिर चूमिंग कहता है कि सुसुआंग सिर्फ एक 4 लेवल का क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेटर था। उन सब एनिमीज को सामना करते हुए शायद से उसका बॉडी भी राख में बदल गया। फिर जूनियर ब्रदर कहता है कि सुसुआंग मारा गया क्योंकि वो तुम्हारी गलती थी और तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। फिर एल्डर कहता है कि सुसंग मुझे वो थोड़ा बहुत याद है। वो इनर सेक्ट के 10th नंबर में था ना रैंक में। खैर उसका एटीट्यूड एवरेज था बट वो काफी ज्यादा क्लेवर निकला यार। मुझे लग रहा है कि वो मरा नहीं है। वे हुआ ये सब शांत होने के बाद तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ लोगों को भेज देना। अगर वो मिले तो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए लेके आना। ऐसे हम एक दूसरे पर नजर रख सकते हैं। सेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद वो अकेले ही घूम रहा था बाहर। ये इमेजिन करना भी मुश्किल है कि वो किन सब कठिनाइयों से गुजरा है। Meanwhile, फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हमारे एमजी को हंसते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है कि जिंदगी तो अच्छे से और भी ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। यहाँ पे वो अपने चीजों को हिसाब कर रहा था जो मैं आप सबको बताने ही नहीं वाला हूँ। यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे एक 10,000 सोल बैनर भी है जो एक काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक ट्रेजर है। ये किसी के कर्मा तक को डैमेज कर सकता है। एक मिड रैंक 10,000 सोल बैनर के लिए कोई भी नहीं जानता है कि इसको बनाने के लिए कितना ज्यादा सोल का एक्सट्रैक्ट किया गया है। सैन सेंगांग ये कहने को तो एक राइटियस सेक्ट है पर ये कितने सीक्रेट्स को रखा हुआ है ये कोई भी नहीं कह सकता। पर ये मेरे लिए परफेक्ट है। मैं इसे ज़ोंबी प्लेनेट पे बहुत सारे ज़ोंबीज के सोल को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक बार ये 10,000 सोल बैनर अनलीश हो गया तो मिलियंस ऑफ फायर घोस्ट निकलेंगे। इसे मैं एक रिलायबल ट्रम्प कार्ड की तरह यूज़ कर सकता हूँ। मुझे जो सब चीज़ें चाहिए मैं उन सभी चीज़ों को गैदर कर चुका हूँ।
और ब्लड मिरर भी फुल्ली चार्ज हो चुका है। अभी मेरा टाइम हो चुका है वापस आने का। शाहरुफा मैं आ रहा हूँ। फिर अपना एमसी मिरर से यहाँ पे पहुंच जाता है और वो ये सब चीज़ों को देखते हुए कहने लगता है कि इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये मुझे यहाँ से जाए हुए 2 महीने हो चुके हैं। बट ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। ज़ॉम्बीज़ ऐसा कर ही नहीं सकता। यहाँ पे किसी ने आग लगाया है। मुझे यहाँ पे और भी ज़्यादा इन क्रॉप्स को रख के जाना चाहिए था इस जगह को गार्ड करने के लिए। मेरे सारे स्नैक्स वो भी बर्न हो चुके हैं। ये किसने क्या है ना, मैं उन सबको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। साहू जाओ और एक किसी जिंदा पर्सन को पकड़ के लेके आओ। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और ये झुका हुआ बंदा कहता है कि हमें मत मारो, हमने किसी भी पर्सन को नहीं देखा है यहाँ पे आते जाते हुए। फिर वहाँ पे वो दूसरा आदमी कहता है कि खैर तुमने उसे देखा ही नहीं है तो तुम्हें रखने का क्या फायदा। ओह रुको, इसका थोड़ा सा इस्तेमाल हो सकता है, प्लीज ऐसा मत करो। फिर वहीं पे अपना ये ज़ॉम्बी पहुंच जाता है और उसे देखकर वो दोनों भागने लगते हैं। पर ये वही का वही खड़ा रहता है और कहता है कि नहीं प्लीज। अबे रुको, ये बोरी तो ये तांगहू है। तांगहू तुम ऐसा कैसे बन गए? तुम मुझे कहाँ पे ले जा रहे हो? फिर ऐसे ही वो उसे उठा के ले चला जाता है उसके मास्टर के पास। फिर अपना एमसी एक मेड लुक देते हुए कहता है कि तुम बहुत जल्दी वापस आ चुके हो, गुड बॉय। फिर ये दूसरा बंदा कहता है कि ए तुम कौन हो और तुम ब्रदर हु को क्या कमांड कर रहे हो? फिर अपना एमसी कहता है ओह तुम इसे जानते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी डॉग स्पिरिट गैंग से हो? ये स्पिरिट गैंग है जिसने इस प्लेस को जला दिया है। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि तो क्या हुआ अगर उन सब ने जलाया हुआ है तो? बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है मैं यहाँ पे किसी को प्रोवोक करने नहीं आया था, बट मुझे उल्टा प्रोवोक किया जा रहा है। मुझे इस दुनिया में पीस से कल्टीवेशन करने के लिए ये एनोइंग डॉग स्पिरिट पैक्ट को पहले खत्म करना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो सब मुझे कितना कॉर्प्स प्रोवाइड करेंगे रिफाइन करने के लिए। फिर ये बंदा कहता है कि कॉर्प्स रिफाइनिंग, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? फिर अपना एमसी मुझे इतना जल्दी नहीं है उन सबको रिफाइन करने के लिए। पहले तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते हो डॉग स्पिरिट गैंग के बारे में कि क्या क्या है वहाँ पे? ऐसा कहते हुए अपना एमसी उस बंदे के ऊपर कुछ कर देता है और फिर वो बंदा एमसी के बात को मानते हुए कहने लगता है कि मेरा नाम वांग बाओ है और मैं ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट हूँ जांग बाओ का, जो कि डॉग स्पिरिट गैंग का बॉस है। हमारा बेस हाउताई में है। हमने साउ रूफा पे आग लगा दी थी ब्रदर हु को ढूंढते हुए। उस समय पे वहाँ पे वो जगह बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था, इसलिए बॉस ने ऑर्डर किया कि सब कुछ जला दो, तो हमने वो सब कुछ जला दिया। तो जाओ होंग के पास कैसा एबिलिटी है? फिर अपना वो दूसरा बंदा कहता है कि जाओ होंग एक फर्स्ट रैंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो 3 स्पिरिट डॉग्स को टेम किए हुए हैं और वो तीनों 3 मीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं। बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल और उसका फिजिकल एबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है ऑर्डिनरी पीपल से। वो हाई लेवल ज़ॉम्बीज के बराबर है। फिर अपना एमसी कहता है कि ये सोल लाइक कैप्चरिंग का इफेक्ट खत्म होने वाला है। वांग बाओ मुझे एक बात बताओ, ये मार काट करना ये तुम्हारा तो फर्स्ट टाइम तो नहीं है ना, तुम ऐसा करते रहते हो? फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, पोस्ट एपोकलिप्स के वर्ल्ड में ये तो हर दिन चलता रहता है ना, और मैं ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंजॉय भी करता हूँ। ऐसा बात है तो मैं तुम्हें डिक्लाइन नहीं करूँगा तुम्हें एक हाई क्वालिटी मटेरियल के तौर पर यूज़ करने के लिए कॉर्प्स रिफाइनिंग में। क्या क्या हुआ था अभी मेरे साथ? अबे अबे तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं रुको। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिट डॉग्स हाई लेवल ज़ॉम्बीज, ये डूम्सडे प्लेनेट तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। खैर क्यूआई रिफाइनिंग कल्टीवेटर इस दुनिया में डोमिनेंट है, पर फिर भी मुझे कॉशियस रहना पड़ेगा। मुझे और भी ज़्यादा इंटेल
गैदर करना पड़ेगा और ज़ॉम्बी मटेरियल को कलेक्ट करना जारी रखना पड़ेगा। और मेरा अकेला का एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इन कॉर्प्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पर उसका इंटेलिजेंस काफ़ी कम है। अगर मैंने एक ह्यूमन ग्रुप को पकड़ लिया जो कि मेरे लिए काम करे, इससे मेरे इफ़िशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्पिरिट डॉग गैंग, इन्हें मारने से ज़्यादा जिंदा रहने देना ज़्यादा यूज़फुल होगा। फिर अपने इस कढ़ाई से और एक ज़ॉम्बी निकल जाता है जो कि अभी अभी बनाया था अपने एमसी ने। नॉट बैड, ये एक्चुअली मिड ग्रेड क्वालिटी का है। 2 इनेट स्पेल्स के साथ एक अच्छा कैंडिडेट है असासिन के लिए। अब से तुम्हारा नाम श्याओ बाओ है, एक परफेक्ट पेयर है श्याओ हू के साथ। फिर अपना ये दोनों ड्रामा करते हैं और अपना एमसी कहता है कि ये दोनों बड़े बल्कि ज़ॉम्बी मैन कॉम्पीट कर रहे हैं फेवर के लिए। ऑलराइट, ये टाइम है सभी स्कोर्स को सेटल करने का। होशियार रहना और मुझे एम्बेरस मत करना। फिर यही कहता है हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें हाउटाई होटल का एंट्रेंस दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग कार्ड्स गेम खेल रहे थे हंस हंस के। फिर वही वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और हमें एमसी को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा कहता है कि अबे तुम कौन हो, इतने स्ट्रेंज ड्रेस पहन के एनिमे कैरेक्टर की तरह कॉस्प्ले चल रहा है क्या? फिर अपना एमसी कहता है कि मैं न्यू बॉस हूँ स्पिरिट डॉग गैंग का। फिर ये बात सुनते हुए एक बंदा हंसते हुए कहता है कि क्या जोक मारा है, ये इडियट कहाँ से आ गया यार, क्या तुम अपने आप को बॉस समझते हो? मर जा, ये बोल के वो अपना एक बोतल फेंक देता है एमसी की तरफ। फिर वहाँ पे फिर अपना ज़ॉम्बी जो होता है वो उसे एमसी से लगने से बचा लेता है और वो सब उसको देख के शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि एक हाई लेवल ज़ॉम्बी। फिर अपना एमसी कहता है कि ये जिंदा रहते हुए भी इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है। सियाओ बाओ, जाओ और उन सबको पेल दो। फिर अपना ये ज़ॉम्बी वहाँ पे कूदते हुए चला जाता है और उन सबको मारने काटने लगता है। फिर अपना एमसी कहता है कि अगर तुम सबको इसके तरह मारना नहीं है तो फिर जाओ होंग को यहाँ पे लेके आओ, जल्दी से जल्दी। फिर वो लोग कहते हैं कि मत मारो मत मारो, मैं अपने बॉस को बुला रहा हूँ। फिर उसी टाइम पे उनका बॉस और कई सारे बंदे एक डैशिंग स्टाइल में एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्या मुझे ढूंढ रहे हो? फिर मैं एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि ओह, ये होता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसके चारों ओर सच में एक एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रहा है। ये कमज़ोर है बट ये फंडामेंटली डिफरेंट है ऑर्डिनरी पीपल से। अगर मैंने उसे इन क्रॉप्स में बदल दिया तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर ये इनका बॉस कहता है कि अबे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? फिर अपना एमसी कहता है कि शाओफुआ मेरा टेरिटरी है, तुमने उसे जलाया क्यों? तो नेचुरली मैं यहाँ पे अपने स्कोर को सेटल करने आया हूँ। फिर ये दूसरा बंदा सोचने लगता है कि ये क्रॉप्स क्या ये उसने भी बनाए हैं? ये काफ़ी ज़्यादा क्रूएल और टेरिफाइंग मेथड है। क्या वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? नहीं, वो तो काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर लग रहा है। और ये ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोलिंग करने वाली एबिलिटी, ये तो मैंने कभी भी नहीं सुना। फिर ये बंदा डरते हुए कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं तुम्हें और एक मॉल अरेंज कर दूंगा उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे। फिर अपना एमसी, मैंने सुना था कि डोंगहुआ सिटी ज्यादातर तुमसे बिलोंग करता है, एक मॉल इनफ नहीं है मेरे लिए। फिर ये दूसरा बंदा कहता है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, स्मार्ट बनो और यहाँ से निकल लो, स्पिरिट डॉग गैंग तुम्हें और सहने नहीं वाला है। फिर अपना एमसी कहता है कि मुझे पूरा स्पिरिट डॉग गैंग चाहिए। फिर ये बंदा, ओ सच में, तुम्हें पता तो है ना तुम क्या कह रहे हो? फिर ये अपने डॉग्स को अटैक करने के लिए भेज देता है। फिर वो कुत्ते अपने एमसी के पास पहुंचने से पहले उसके ज़ॉम्बीज
वहाँ पे आके उन सब पे अटैक कर देते हैं। फिर उन सब को अपने ये ज़ॉम्बीज काफ़ी बुरी तरीके से धोने लगते हैं। ये तो वांग बाओ है जो कि काफ़ी लंबे समय से मिसिंग था। क्या चल रहा है यहाँ पे? और उसने एक ही स्ट्राइक के अंदर स्पिरिट हाउंड को मार दिया। ये ऐसा ऑर्डिनरी हाई लेवल ज़ॉम्बी कभी कर ही नहीं सकता। फिर वो कहता है कि शाओ भाई जल्दी आओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। फिर एमसी, अभी भी तुम इन सब डॉग्स को यूज कर रहे हो मुझसे बचने के लिए? इवन एनिमल्स तक को पता है कि उन सबको कब सबमिट करना चाहिए और मेरे सामने झुकना चाहिए। और तुम सब अभी भी उसके बलि का बकरा बने हुए रहना चाहते हो या फिर सबऑर्डिनेट बनना चाहते हो मेरा? फिर ये गैंग का बॉस कहता है कि इतने जल्दी खुशी मत मनाओ, कोई भी मुझसे मेरा स्पिरिट डॉग गैंग छीन नहीं सकता। फिर वो अपने पॉकेट से एक पिस्तौल को निकालते हुए कहता है कि मेरे लिए मर जा। ऐसा बोल के वो अपने एमसी की तरफ काफी सारे गोलियां चला देता है। फिर अपना एमसी अपने गो वर्म को यूज करते हुए उन गोली को रिफ्लेक्ट कर देता है। फिर वो शॉक हो जाता है। फिर अपना एमसी कहता है कि ये गन तुम्हारा लास्ट होप था, कितने लाचार हो तुम। फिर वो अपने एमसी के सामने झुकते हुए कहता है कि ये स्पिरिट डॉग गैंग अब से तुम्हारा है, मेरे लाइफ को जाने दो। फिर एमसी, मैं तुम्हारे स्पिरिट डॉग गैंग को रखने वाला हूँ और मुझे ये तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैं तुम्हारी बॉडी को भी रखने वाला हूँ। ये सुनकर कुछ अजीब लगता है। फिर वो बंदा कहता है कि खैर मुझे लड़के तो पसंद नहीं है, पर तुम मुझे फोर्स कर रहे हो तो मैं ये कर सकता हूँ। फिर अपना एमजी अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना, मुझे गलत मत समझो, मैं ये इन सब में नहीं हूँ। श्याहू, अब से तुम इन दोनों डॉग्स के इंचार्ज हो और तुम बाकी सब के लिए। ये ऐसे सुनते ही बाकी सब लोग झुकते हुए कहने लगते हैं कि बॉस एकदम सही, एक दिमागदार आदमी को कब झुकना चाहिए उन्हें सब पता होता है। 10 साल पहले हेलन स्टार का फिजिकल एनर्जी इंटरप्ट हो गया था। कुछ लोग इस सब को इंड्योर नहीं कर पाए और फिर उन सब का जीन्स कोलैप्स हो गया और उनके बॉडीज म्यूटेड हो गए और वो सब लोग ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर में बदल गए जो कि ज़ॉम्बीज है। कुछ सर्वाइवर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को अचीव कर पाए और फिर वो सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी 9 लेवल में डिवाइडेड है जो कि उनमें कितना ज़्यादा फिजिकल कोर्स पोजेस करते हैं उसमें बेस्ड है। हमारा डोंगू सिटी लिंजियांग प्रोविंस का एक छोटा सा शहर है जो कि बिलोंग करता है सेंट्रल इंपीरियल स्टेट ऑफ यानहान को। यहाँ पे सिर्फ 2 ही फोर्सेस है, हमारा स्पिरिट डॉग गैंग और ब्लैक फ्रंट सिक्योरिटी। यही सब है जो कि मुझे पता है। और कुछ भी है क्या तुम्हारे पास जो कि तुम्हें जानना है? मैं तुम्हारे कुछ भी नीड को फुलफिल कर सकता हूँ। फिर अपना एमसी कहता है कि श्याओबाओ, इससे मेडिसिनल बात में ले जाओ। इस समय मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा मेडिसिन को कलेक्ट किया है कॉर्प्स रिफाइनमेंट के लिए। कुछ दिन वहाँ पे रहने के बाद इसका फिजिकल टैलेंट कम्प्लीटली बाहर आ जाएगा। ब्रदर ऐसा मत करो, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे जिंदा रहने दोगे। कुछ दिन के प्रिपरेशन के बाद मैं एक ब्लड फॉर्मेशन को सेटअप करूँगा जो कि ज़ॉम्बीज को सेक्रीफाइस करने के रिचुअल में काम आएगा। फिर अपना सीन चेंज हो जाता है और अपने एमसी मन में सोचते हुए जा रहा होता है कि मेरे पास जितने स्पिरिट स्टोन है मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए ही फॉर्मेशन को मेंटेन रख पाऊंगा। मुझे ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज हो। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि ज़ॉम्बीज से बच रहे होते हैं। वहाँ पे एक ओल्ड मैन के पास एक सूटकेस होता है। वो कहता है कि ये 3rd लेवल का फिजिकल कोर काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लॉस्ट करने के बाद मिला है, हम इसे ऐसे ही खो नहीं सकते। तुम इसे रख लो और यहाँ से चले जाओ, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक बर्डन हूँ। फिर ये चश्मा पहना हुआ बंदा कहता है कि मिस्टर जेंग, तुम लिंजियांग प्रोविंस का लाइफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का चीफ हो, तुम्हारा लाइफ हमारे से ज़्यादा मायने रखता है, हमारे बारे में चिंता मत करो। मैंने एक रेस्क्यू सिग्नल कब का छोड़ दिया है, ब्लैक फ्रंट सिक्योरिटी जल्दी ही आती ही होंगी जो कि हमें बचा लेंगे।
पर रेस्क्यू के लिए रुकना तो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर वैसे ही वहां पे गेट टूट जाता है और फिर वो सब ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो सब सोचने लगते हैं अब तो ये खत्म है। फिर अपना एमसी उसी समय अपने शॉट को भेज देता है उन सबको मारने के लिए। अपना एमसी उन सबको बचा लिया होता है। फिर वो उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि 1000 बार शुक्रिया मास्टर हमें बचाने के लिए आने के लिए। फिर अपना एमसी कहता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, मुझे लगता है कि ये ज़ॉम्बीज इसके पीछे पड़े हुए थे। फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि ये एक 3rd लेवल का फिजिकल कोर है जो कि लेवल 3 के ज़ॉम्बी से निकला है। फिर अपना एमसी अपने गूरॉम्ब को आगे करते हुए कहता है कि मुझे एक बार देखने दो। फिर वो उनसे वो सूट के सीन लेता है और वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहता है कि प्लीज प्लीज इसे मत ले जाओ, ये काफी ज्यादा क्रूशियल है हमारे लाइफ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए। इसके मदद से हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा वेपन डेवलप करें जो कि ज़ॉम्बीज को रिस्ट्रेन करे। ये ह्यूमैनिटी के सेफ्टी के कंसर्न्स के लिए है। सो ये एक फिजिकल कोर है, ये इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा कम है, एक स्मॉल स्पिरिट स्टोन के बराबर भी नहीं है। फिर अपना एमसी उसे वापस देते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है जो कि इतने कम लेवल के हो। ये एक 3rd लेवल का फिजिकल कोड है। वो ऐसा कैसे कह रहा है कि ये बिल्कुल बेकार है? तो तुम दोनों लेवल 1 के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज हो। हाँ, तुमने सही कहा, हम लिंगजियांग मिलिट्री से है। हमें टास्क दिया गया था कि प्रोफेसर को प्रोटेक्ट करो और ये फिजिकल कोर को सही सलामत पहुंचाओ। सिर्फ तुम दोनों? नहीं नहीं, ब्लैक फोन सिक्योरिटी हमें असिस्ट करेगी, पर ये बस टेम्पररी था। मैं थोड़ा सा रूड बन रहा हूँ, पर क्या आप हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं टेम्पररी? लिंगजियांग मिलिट्री तुम्हें जरूर रिवॉर्ड देगी। लिंगजियांग मिलिट्री, नो मैटर वो सब कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो सब फॉर्मर उजी सेक्ट के सामने कुछ भी नहीं होंगे। वो सब जरूर ही किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएंगे। तो उन सब में मेरा कोई फायदा नहीं है, पर अगर तुम सब ने मुझे एक चीज में हेल्प करी तो मैं तुम सबका सेफ्टी इंश्योर करूंगा। हाँ जरूर जरूर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पर आप ऐसा कुछ नहीं मांग सकते जो कि हमारे रूल्स को वायलेट करे। ये हमारा बॉटम लाइन है। एमसी कहता है कि तुम सबको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें रूफटॉप में बैठे रहना है और फिर ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करना है। ये सुन के वो सब शॉक हो जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सब डोर्स को स्टोन टालिस्मान से रिफाइन कर चुका हूँ, ये ज़ॉम्बीज इसे तोड़ नहीं सकते। मेरे वापस आने तक तुम सब यही रह सकते हो। ये बोलकर एमसी अपने तलवार में उठकर चले जाता है और फिर वो अपने हाथ में कुछ निकलता है और यूज करके कहता है कि ये एक बेसिक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरे है जो कि एक लार्ज एरिया को कवर नहीं करता है, ये बस इस बिल्डिंग को कवर कर सकता है। उस कोर के वजह से मुझे ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने में टाइम और एफर्ट खर्च नहीं हुआ। फिर एमसी यहाँ पे वापस आते हुए कहता है कि सब कुछ सही हो चुका है, अब यहाँ से जाने का समय हो गया। क्या क्या तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते हो? फिर ये बात सुनकर ये ओल्ड मैन कहता है कि हाँ हम जरूर फॉलो करेंगे। और ये दूसरा बंदा उसकी बात सुनकर शॉक हो जाता है और ये बुढ़ा साइंटिस्ट कहने लगता है कि इट्स फाइन, अगर मास्टर हमें मारना चाहते थे तो वो पहले ही हमें मार चुके होते, तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अपना एमसी उन सबको गोलबार में लपेटते हुए वहां से उड़ा के लेके चला जाता है और कहता है कि ओके जाओ और कांटेक्ट करो तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए, मैं अब और तुम सबके साथ नहीं चलने वाला। फिर ये ओल्ड मैन कहता है कि आपके काइंडनेस के लिए शुक्रिया मास्टर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? फिर एमसी स्टाइल मारते हुए अपना नाम बता के चला जाता है, शू स्वांग। फिर ये ओल्ड मैन कहने लगता है कि ये एक सिंगल टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी अचीव भी नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है कि लिंगजियाओ प्रोविंस में हमारे पास एक कल्टीवेटर है। यहाँ से जल्दी चलो, हमें ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जनरल ये तक पहुंचाना चाहिए। फिर सीन चेंज हो जाता है और एमसी को दिखाया जाता है जो कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरे को एक्टिवेट कर देता है।
जिससे कि वो सब ज़ॉम्बीज सूख जाते हैं और अपना एमसी हंसते हुए कहने लगता है कि इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि इसे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरे कहा जाता है। इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। ये लार्ज ब्लड पर्ल्स इनोक्ट होंगे मेरे क्यूआई रिफाइनिंग के 9th लेवल को कल्टीवेट करने के लिए। फिर अपना एमसी ऊपर देखते हुए कहता है कि हाँ, मेरिट फ्लावर्स ये ऊपर से फूल खिले हैं, पर ये फिनोमिनन तो सिर्फ उसी समय समन होता है जब कोई ग्रेट मेरिट अचीव करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जो ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया हूँ इसके वजह से ऐसा हुआ है? हिस्टोरी में डिमोनिक कल्टीवेटर सिर्फ कार्मिक सिन को अपने ऊपर लेके घूमते रहते हैं, पर कभी हेवनली लाइटनिंग को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ मैं ही हूँगा जो कि इस फिनोमिनन को अट्रैक्ट कर सकता है, जिससे मेरिट फ्लावर्स गिरते हैं। ये फीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा लाइफ स्पैन एक्सटेंड हो गया है थोड़ा सा, और भी कुछ इनक्रेडिबल फील हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा लक भी इनहेंस हो गया है? नो वंडर वो सब राइटियस शेक वाले एविल शेक के पीछे इतने ज़्यादा पड़े रहते हैं। ये ज़रूर ही मेरिट्स के लिए होगा। अगर मैं फ्यूचर में ये ब्लड सेक्रीफाइस परफॉर्म करूँ जहाँ पे हज़ारों करोड़ों ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दूँ, जिससे कितना सारा मेरिट्स मिलेगा, जिससे मेरा लाइफ स्पैन और लक इंक्रीज होगा।